नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नील। जिस एडिटोरियल को आज हम लेकर आए हैं, ये है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पर। आप कहेंगे खबर पुरानी हो गई। एडिटोरियल हम आज की ओर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कुछ नई बातें इसमें कही गई हैं, महत्वपूर्ण बातें कुछ कही गई हैं जो सीधे सीधे आंसर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। किस विषय के आंसर? जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिहाज से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये संपादकीय इम्पॉर्टेंट है। मिलिंद कुमार शर्मा साहब ने इसे लिखा है। ये प्रोफेसर हैं जोधपुर में, यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर में प्रोफेसर हैं। क्या कहते हैं मिलिंद शर्मा साहब? मिलिंद शर्मा साहब कहते हैं कि एनएमपी जो है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है, ये भारत को अगर विकास चाहिए, ग्रोथ चाहिए, उसका पेनेसिया नहीं है। पेनेसिया क्या होता है? यानी कि किसी एक मर्ज की पूरी दवा। मतलब आपको तमाम तरह की समस्याएं हैं, पेनेशिया मतलब हुआ कि उन सब समस्याओं का एक रामबाण इलाज। वो कह रहे हैं कि एनएमपी जो है वो रामबाण नहीं है। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं? सबसे पहले तो वो चर्चा करेंगे, हम भी आपको बताएंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, उसकी डिटेल की हम चर्चा करेंगे। उसको क्यों लाया गया था, लाया क्यों गया था? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो खाली पड़ा है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में, आप बहुत सारे सवाल पूछेंगे कि ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खाली पड़ा है, सबकी चर्चा हम आराम से करेंगे। बट ब्रॉड आउटलाइन ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर खाली पड़ा है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में, उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए लीज पर, और उससे सरकार को जो पैसा मिलेगा उससे सरकार नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। ये कह रहे हैं कि ये तो बड़ा विशियस सर्किल है। आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, वो कल को फिर से आप कहेंगे कि अब हम प्राइवेट हाथों में दे देते हैं, इससे और पैसा लेते हैं। तो पूछ रहे हैं कि आप गहरे में उतरिए, इस विशियस सर्किल में मत फंसिए, और पूछिए कि क्या कारण है कि जो पब्लिक सेक्टर असेट्स जो थे, जो सार्वजनिक उपक्रम आपके इतने बड़े बड़े हैं, आपके इतने कीमती सार्वजनिक उपक्रम हैं, वो क्यों आप पर एक बोझ लगने लगे हैं, या क्यों आप उसका पूरा दोहन नहीं कर पा रहे हैं? आपको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जैसी चीज लानी पड़ रही है। तो वो ये सवाल उठाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि वो डिटेल्स देते हैं कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं नेशनल पाइपलाइन के अंदर, क्या क्या सोचा गया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर धन की इस उगाही के लिए, प्रॉपर्टीज को लीज पर देकर प्राइवेट हाथों में। उसके बाद वो कहते हैं कि उन कारणों की चर्चा आप करते हैं जिनके चलते प्राइवेट सेक्टर को आज ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या सार्वजनिक उपक्रम देने पड़ रहे हैं। फिर वो उन बातों की चर्चा करते हैं जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी आशा से भरे कदम हैं। अगर उन कदमों को उठाया जाता रहे तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की जरूरत ना पड़े। फिर वो कुछ ऐसे कदमों की चर्चा करते हैं जो उठाए जा रहे हैं, और फिर कुछ ऐसे कदमों की भी चर्चा करते हैं जो उठाए जाने चाहिए, जिसके चलते भविष्य में फिर हमें नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पर आश्रित ना होना पड़े, अपने ही असेट्स को सरकार को किसी और के हाथों में न देना पड़े, उसके भरपूर दोहन के लिए, उसके पूर्ण दोहन के लिए। ये है पूरा ब्रॉड आउटलाइन। अब देखते हैं डिटेल में। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या कहती है कि 6 लाख करोड़ रुपए की आय होगी सरकार को। कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखिए। कई सेक्टर्स के जो असेट हैं उनको 4 साल के लिए, यानी 2022 से 25 तक के लिए लीज पर दिया जाएगा। 22, 23, 24, 25, 4 साल के लिए कई सारे सेक्टर्स में, यानी कि रोड, रेलवे, पावर, ऑयल, गैस पाइपलाइन, सिविल एविएशन, शिपिंग पोर्ट, इस तरह के तमाम सेक्टर्स, कोल, हाउसिंग, वो लीज पर दिए जाएंगे प्राइवेट हाथों में। लीज पे देने का मतलब क्या हुआ? इसकी ओनरशिप प्राइवेट हाथों में नहीं दी जा रही, यानी कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि ये पिछले दरवाजे से प्राइवेटाइजेशन की आहट है। लोग पहले 4 साल के लिए तैयार हो जाएंगे, उसके बाद इस ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाएगा, और फिर धीरे धीरे पूरी तरह इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। ये महज कयास है। हम तो मान के चल रहे हैं कि लीज पे ही दिया जाएगा। उसी कयास पर ही ये सवाल पूछ रहे हैं मिलिंद कुमार शर्मा साहब कि हमें उन कारणों को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, द की रीजंस एंड प्रोसेसेस, कि जो एक समय आपकी बहुत प्रॉफिट कमाने वाली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, ये आज इतनी इनएफिशिएंट कैसी हो गई हैं, सिक या बीमारू उपक्रम कैसे बन गए हैं ये, कि आपको इनसे इनके पूर्ण दोहन के लिए, जिससे आप कह रहे हैं कि 4 सालों में आपको 6 लाख करोड़ मिल जाएगा, उस आय को कमाने के लिए आपको प्राइवेट हाथों में इसको क्यों देना पड़ रहा है? आप खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उन कारणों को समझना जरूरी है। आप पूछेंगे कि इन कारणों को समझना क्यों जरूरी है, हम उस पर आएंगे।
लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जो 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आप रिवाइज भी कर सकते हैं, कौन कौन से हैं? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो भारत का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका 40% हिस्सा इन 8 कोर सेक्टर से आता है। तो सरकार का कहना है कि भाई जो हम असेट मोनेटाइजेशन कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पूंजी को, प्राइवेट सेक्टर के पास जो बहुत सारी पूंजी है और प्राइवेट सेक्टर के पास जो एफिशिएंट काम करने के तरीके हैं उनका इस्तेमाल करके इन तमाम सेक्टर्स में जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम काम कर रहे हैं उन तक ये अपना कैपिटल लाएंगे, अपनी एफिशिएंसी लाएंगे, जिससे आय बढ़ेगी। उस आय का एक हिस्सा 6 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिल जाएगा। हमने अभी सवाल पूछा था कि आप कहेंगे कि फिर उन कारणों की जांच की आवश्यकता क्या है? कारणों की जांच की आवश्यकता अभी आपको पता चलनी शुरू होगी कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के जो एडवोकेट हैं, जो उसके पक्षकार हैं, वो कहते हैं कि नॉन स्ट्रेटेजिक या अंडर परफॉर्मिंग गवर्नमेंट असेट्स को हम इस्तेमाल करेंगे। किस तरह के असेट्स बेसिकली इस्तेमाल होंगे? तो रेलवे के पास जो अतिरिक्त भूमि पड़ी हुई है, ऐसा स्पेस है जिसका किसी और तरीके का इस्तेमाल हो सकता है। हमने कहा था ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल होगा। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो ऑलरेडी जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, अवसंरचना मौजूद है। दूसरे तरह के प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, यानी एक प्रकार से आपको जीरो लेवल से जिस पे काम शुरू करने की आजादी होती है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। ब्राउन फील्ड जहां पे आधारभूत अवसंरचना अवेलेबल है। तो यहाँ इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स की बात हुई है। किस तरह के ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स की? जो नॉन स्ट्रेटेजिक हैं या अंडर परफॉर्मिंग गवर्नमेंट ओन्ड सब्सिडरीज हैं। सरकार के कुछ ऐसे वो जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में नहीं है। कुछ चीजों को सरकार ने स्ट्रेटेजिक सेक्टर माना है, लेकिन उनकी चर्चा हम कभी और करेंगे। बहरहाल तो सरकार ने कहा, इसके पक्षकारों का मानना है कि इस तरह के असेट्स का मोनेटाइजेशन करके फिर सरकार नए इंफ्रास्ट्रक्चर को पैदा करेगी, जन्म देगी और नए जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी काम कर सकेगी। लेकिन अभी भी इस बात का पूरा जवाब नहीं मिला है कि उन कारणों की पड़ताल हम क्यों करें। कारणों की पड़ताल हम इसलिए करें कि ये तरीका जितना भी बेहतर हो असेट मोनेटाइजेशन का, अंततः तो ये एक विशियस साइकिल बनने वाला है कि पुराने असेट्स को लीज पर देकर कुछ पैसा कमाया, नए असेट्स बनाए, वो भी नए सरकारी उपक्रम होंगे, नए सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। कल को आप फिर से ये कहोगे कि इनका हम भरपूर दोहन नहीं कर पा रहे हैं तो इनको भी हमें प्राइवेट हाथों में देना पड़ेगा और फिर उससे हम जो पैसा कमाएंगे उससे हम कुछ नए असेट्स बनाएंगे। तो एक प्रकार से सरकार जो कमा रही है, क्या वो इसलिए कमा रही है कि वो प्राइवेट हाथों में ही उन असेट्स को देते रहे, उनका मोनेटाइजेशन करते रहे। इस विशियस सर्किल से बचने के लिए हमें उन कारणों की पड़ताल जरूरी है। पहले हम ये भी जान लें कि सरकारी उपक्रमों का मोटा मोटा स्वरूप इस समय क्या है। भारत में 256 इस समय सार्वजनिक उपक्रम माने जाते हैं। 256 सार्वजनिक उपक्रम हैं जिसमें 10 लाख लोग काम करते हैं, 1 मिलियन लोग काम करते हैं। ये सार्वजनिक उपक्रम भारत को 93,294 करोड़ का सालाना मुनाफा देते हैं। उसके अलावा इनमें से 256 तो टोटल उपक्रम हो गए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गई, एंटरप्राइज हो गए। इनमें से 96 को तरह तरह के रत्न स्टेटस दिए गए हैं। हम उसकी भी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए आप हमारे ऑडियो आर्टिकल या वेबसाइट का रुख कर सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि उनमें से 56 को रत्न स्टेटस दिया गया है, यानी उनमें कुछ मुनाफा, वो कुछ खास ज्यादा मुनाफा कमाती हैं, वो इतने लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, उनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। इस आधार पे तीन तरह के रत्न स्टेटस दिए जाते हैं, मिनी रत्न, उससे बड़े नवरत्न और उससे बड़े महारत्न। तो इस प्रकार के रत्ना स्टेटस हैं जो कंपनियों को दिए गए हैं। तो ये है भारत का इस समय का स्वरूप। फिर हम ये भी जानते हैं कि भारत ने टारगेट रखा है कि भाई 2024-25 तक हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए हमें कम से कम 1.5 ट्रिलियन अपने अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना पड़ेगा। $1.5 ट्रिलियन। वो $1.5 ट्रिलियन अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे खर्च करना है तो ये संपादकीय कहता है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं,
ये जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, आपने इनका नाम सुना होगा, ये कोल इंडिया हो सकते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो सकते हैं, तमाम सार्वजनिक उपक्रमों का हम नाम सुनते रहे हैं। ये उपक्रम हमारे फोकस में होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए ये हमारा प्रमुख औजार होंगे, प्रमुख ताकत होंगे। लेकिन फिर ये कहते हैं कि एक बार सवाल हमने पूछा था ना कि भाई आज इनकी हालत खस्ता हाल क्यों है, क्यों ये बीमारू प्रोजेक्ट्स हो गए हैं सरकार के। तो इसके कई कारण बनाए गए हैं। मैंने यहाँ पे नंबरिंग इसलिए दे दी है ताकि आप बिंदुवार ध्यान रख सकें, कोई भी कारण मिस ना हो जाए। कुल मिला के 7 कारण बताए गए हैं। पहला कारण क्या है कि अधिकतर सार्वजनिक उपक्रम जो हैं वो कॉस्ट ओवररन्स से जूझते हैं, यानी जितनी कीमत में उस प्रोजेक्ट का पूरा होना तय किया गया था उतने समय में वो पूरा नहीं हो पाता, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या, समय में उसका प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हो पाता। दोनों बातें जुड़ी भी हुई हैं। अगर समय से पूरा नहीं हो पा रहा है तो भी उसकी लागत बढ़ती जाती है, क्योंकि हम जानते हैं महंगाई बढ़ रही है। तो अगर प्रोजेक्ट 2005 में पूरा हो जाना था और 2015 में पूरा हुआ तो 10 सालों का अतिरिक्त काम और जो 10 सालों की जो अतिरिक्त महंगाई है वो सब उस प्रोजेक्ट की कीमत में समाहित हो जाती है। तो पहला कारण कॉस्ट ओवररन, यानी कीमतों में जितनी प्लानिंग है, बेहतर प्लानिंग नहीं हो पाती है, कीमतें उससे ज्यादा लग जाती हैं जितनी उसमें लगनी चाहिए थी। और दूसरा, समय पर प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं होता। इसके अलावा भी 5 कारण और हैं, लेकिन उससे पहले संपादकीय कहता है कि अगर इन दोनों में से कुछ भी होता है तो कई बार ऐसा होता है कि जिस समय तक वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ बहुत देर हो चुकी होती है, अब जरूरतें कई ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। जिस समय के लिए प्रोजेक्ट सोचा गया था अब नई जरूरतें पैदा हो चुकी होती हैं, तो लगता है कि ये प्रोजेक्ट अब डेटेड है, पुराना रह गया है। इसके अलावा अगर कॉस्ट ओवर रन हो जाता है, यानी जितनी कीमत लगानी थी उसमें उससे ज्यादा पैसा लगा दिया जाता है, तो उस प्रोजेक्ट के ब्रेक इवन पॉइंट को आने में, आप पूछेंगे ब्रेक इवन पॉइंट यानी, तो यानी कि हर प्रोजेक्ट के साथ सरकार ये मान के चलती है कि इतने हमने जो निवेश किया है वो इतने समय में हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस में जितना निवेश हमने किया था एक प्रकार से वो वापस आ जाएगा किसी भी रूप में। उस ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचने में और देर लगती है क्योंकि सरकार जरूरत से ज्यादा पैसा उसमें निवेश कर चुकी होती है। तो खैर ये तो समस्याएं आ गई बीच में, लेकिन पीएसयू की समस्याएं दो हमने पहली जानी कि अधिकतर प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवररन यानी अतिरिक्त कीमतों में चले जाते हैं, फंस जाते हैं, और कुछ समय काल के चक्र में फंस जाते हैं। इसके अलावा और क्या है दिक्कतें हैं, लेबर रिफॉर्म्स अब तक सरकारी उपक्रमों में, सार्वजनिक उपक्रमों में लागू नहीं हो पाए हैं, उसका भी दंश भुगतना पड़ता है। इसके अलावा इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप एक एक जब समस्या सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इनका समाधान भी सोचना बहुत मुश्किल नहीं है। कॉस्ट ओवररन हो, प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो, या लेबर रिफॉर्म्स का लागू नहीं हो पाना हो, तो आपके दिमाग में आएगा कि अरे कुछ लेबर कोड पे बात चलती तो रही है, कई लेबर कोड्स को मिलाकर सामान्य लेबर कोड्स बनाए तो जा रहे हैं ताकि लेबर रिफॉर्म्स आ सकें। ये आपके दिमाग में चलेगा, चलता भी रहना चाहिए। फिर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है तो आपके दिमाग में आएगा कि कुछ गति शक्ति जैसी स्कीम तो आई थी, हम आगे चर्चा करेंगे अभी, बट कुछ गति शक्ति जैसी स्कीम आई थी कि प्रधानमंत्री साहब ने कहा भी कि भाई कभी हम रोड बनाते हैं, फिर पानी के डिपार्टमेंट को ध्यान आता है कि पाइपलाइन बिछानी है तो रोड वापस खोद दी जाती है, फिर रोड बनती है तो टेलीफोन वालों को कुछ याद आ जाता है। इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो भी एक समस्या है इन सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के परफॉर्मेंस के पिछड़ने में। इसके अलावा पुअर डिसीजन मेकिंग, जो इनके टॉप पर लोग बैठे हैं ये कई बार ऐसे निर्णय लेते हैं जो कि उस उपक्रम के लिए बहुत बेहतर साबित नहीं हो पाता। कई कारण है कि वो डिसीजन मेकिंग अच्छी क्यों नहीं होती, हो सकता है वो राजनीतिक दबाव में हो, जरूरत नहीं है उनको, वो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, उनकी जो जवाबदेही है वो उस एंटरप्राइज के प्रति है, लेकिन क्योंकि अपॉइंटमेंट्स कई बार पॉलिटिकल होते हैं तो उनकी जवाबदेही भी पॉलिटिकल होने लगती है। तो खराब डिसीजन से भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जूझते हैं। इनइफेक्टिव गवर्नेंस और एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, इन कारणों को भी आप यूं ही समझ सकते हैं कि जो उनकी गवर्नेंस है उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, उनको चलाने का स्ट्रक्चर बहुत प्रोफेशनल नहीं है। अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, लोग बदले जा रहे हैं, कार्यकाल छोटे छोटे हैं, इस तरह की समस्याएं हैं। और सरकारें कई बार उन पर अपना अतिरिक्त प्रेशर यूज करती हैं, उनको कई बार ऐसी जगहों पे पूंजी लगाने के लिए बोल देती हैं जिनका राजनीतिक अर्थ तो होता है लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए नुकसानदेह होता है। तो इस प्रकार के कई कारण हैं। हमने 7 कारणों की चर्चा की कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डिक्लाइन में क्यों है। फिर जैसा कि हमने जिक्र किया था, एक स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। बेसिकली क्या है ये
16 मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक टाइमली मैनर पे प्रोजेक्ट्स पूरे हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्लान हो सकें, पूरे हो सकें, इसके लिए प्रधानमंत्री साहब ने एक प्लान, एक स्कीम लॉन्च की, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। क्या उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं? पहला इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि विभिन्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के बीच, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, उनके बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सके। हमको पता हो कि कहाँ पे सड़कें बनने वाले हैं, पुल बनने वाले हैं, एक मिनिस्ट्री को दूसरी मिनिस्ट्री के बारे में मालूम हो तो बेहतर प्लानिंग हो सकेगी। दूसरी बात क्या है कि उसमें एनालिटिकल टूल्स होंगे जिसके आधार पर यह तय हो सकेगा कि एक प्रोजेक्ट के भीतर ही किन किन चीज़ों की प्रायोरिटी क्या क्या है। कुछ चीज़ों की प्रायोरिटी ऊपर होगी, कुछ चीज़ों की प्रायोरिटी कम होगी, तो अकॉर्डिंगली उस पर डिसीजन मेकिंग हो सकेगी, तय किया जा सकेगा कि किस चीज़ को कब लागू करना है, और ये सबके लिए उपलब्ध रहेगी ये जानकारी। क्योंकि तीसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या है कि इसमें पीरियोडिक रिव्यू और मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी, कि सबको ये भी रहेगा कि इस पर नज़र रखी जा रही है। तो अपने आप में एक अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, जो कई बार ऐसे बड़े कैपिटल प्रोजेक्ट्स से, जिसमें रेलवेज, रोडवेज, हाईवेज, इस तरह के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, इन बड़े प्रोजेक्ट्स में कई बार अकाउंटेबिलिटी का ना होना एक प्रमुख कारक होता है इनकी क्वालिटी के कमतर रह जाने का, या इनके टाइम पे पूरे ना रह पाने का। तो गति शक्ति स्कीम एक उदाहरण है कि किस प्रकार से जो समस्याएं हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, उनको सुलझाया जा सकता है। ये केवल इस बात का उदाहरण है। हमने पीछे अभी 6-7 समस्याओं का जिक्र किया, समाधान हमने एक ही जिक्र किया, बट ये उदाहरण है कि समाधान है, या और उदाहरण है? हाँ है। उदाहरण ये है कि ये कहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 ने कहा था कि बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस को अगर सार्वजनिक उपक्रमों को सुधारना है तो उनके कॉरपोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर को रीवैम्प करना होगा, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने होंगे। यानी कि पहला उनको प्रोफेशनल बनाना है, दूसरा उनकी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी को सुधारना है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी क्या? यानी वो निर्णय लेने की स्वतंत्रता हर सार्वजनिक उपक्रम के बोर्ड के पास हो कि उस सार्वजनिक उपक्रम के जो उद्देश्य हैं उसको पूरा करने के लिए जो बेस्ट डिसीजन है वो बोर्ड ले सके। लेकिन ये बात केवल कहने से नहीं हो जाती है। मॉरल साइंस का लेक्चर थोड़ी है कि केवल प्रवचन हो। बात इसको और भी कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे आप स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की तरफ बढ़िए। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क ये पड़ जाएगा कि चीजें जब स्टॉक एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टेड होती हैं तो उन पर कई जरूरतें आ जाती हैं। उनको समय दर समय अपना अकाउंट पब्लिश करना होता है, कई ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो मार्केट उसको दंडित करता है, उनके शेयर्स की कीमतें गिर जाती हैं। तो शेयरधारकों के प्रति जो अकाउंटेबिलिटी है ये भी एक तलवार रखती है कि वो जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है उस कंपनी का वो बेहतर परफॉर्म करे। तो इस प्रकार से भी अकाउंटेबिलिटी आती है। तो इसका जिक्र तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी किया था, 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे ने। तो हमने कई देखिए इलाज, कई उपायों का जिक्र किया। गति शक्ति एक उपाय है जो उन 7 समस्याओं का हमें एंटीडोट सुझाती है, उपाय सुझाती है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ने जो कहा ये भी एक प्रकार का उपाय सुझाती है। इसके आगे अगर बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे ने यह भी बात किया कि देखिए हम किस तरह के कदम ऑलरेडी कई सेक्टर्स में उठा रहे हैं। वो उदाहरण देती है कि आत्मनिर्भर अभियान चलाया गया डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में। वो स्टील सेक्टर का बात करती है, कहती है कि इसके अलावा और महज ये नहीं किया गया कि स्टील सेक्टर को सुधारने के लिए उस पर PLI स्कीम, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसकी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कंपनियों को कहा जाता है कि वो भारत डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें। कोई भी कंपनी हो डोमेस्टिक अगर यहाँ पर आकर प्रोडक्शन करती है तो उससे जुड़े हुए, उससे लिंक्ड कुछ इंसेंटिव, उनसे कुछ जुड़ी हुई छूटें दी जाती हैं उसको, जिससे कि कंपनी को भी फायदा हो और देश को भी फायदा हो, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो, मैन्युफैक्चरिंग बेस बड़ा हो, रोजगार पैदा हो, इस तरह की चीजें हैं। बट आज हम PLI की बात थोड़ी कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि किस तरह से PLI जैसी स्कीम्स जो हैं वो आत्मनिर्भर अभियान का हिस्सा बन गई हैं। और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, और उससे तो सार्वजनिक उपक्रम भी जुड़े हैं, क्योंकि कई सारे सार्वजनिक उपक्रम एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंट रीढ़ है उसकी, तो उस पर काम कर रही है। और उसको सरकारी नीतियों का भी बैकअप है। कैसे? उदाहरण ही दिया गया, स्टील एल्यूमिनियम जैसे क्षेत्रों में सरकार ने 2 तरह की चीजें लगाई। एक तो लगाई एंटी डंपिंग ड्यूटीज,
और दूसरी लगाई काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। इन दोनों शब्दों को हमने अक्सर सुना होगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंपिंग यानी कोई देश अपने सामान को जो उसकी खुद के बाजार में कीमतें हैं उससे कम कीमत पर दूसरे देशों को अगर बेच रहा है तो उसको कहा जाता है डंपिंग। उदाहरण के तौर पे स्टील अगर चाइना के खुद के बाजार में 100 रुपए किलो बिक रहा है लेकिन वो भारत को इंपोर्ट कर रहा है 10 रुपए किलो में, ताकि वो डंप कर दे एक प्रकार से और भारतीय लोकल प्रोडक्शन को तबाह कर दे, तो उसको डंपिंग कहा जाता है। उसको रोकने के लिए सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। उसी प्रकार से एक होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है? अगर कोई किसी जगह के जो ट्रेडर्स हैं वो उन सामानों को हमारे देश या किसी भी देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन सामानों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिनको प्रोड्यूस करने के लिए उनकी खुद की सरकार सब्सिडी देती है। अगेन चाइना का उदाहरण अगर लें तो मान लें कि चाइना की सरकार वहां के ट्रेडर्स को सब्सिडी दे रही है लोहे पर, ताकि जो 100 रुपए का लोहा वो बना रहे हैं उनको 10 ही रुपए का पड़ रहा है। तो वो 10 रुपए का लोहा अगर भारत भेजते हैं तो भारत का डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो तबाह हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं। बट खैर, जिक्र तो काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग का भी हम नहीं कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि कई स्तरों पर काम होता है, हो सकता है। पहले तो आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा भी दे रहे हैं और उसकी रक्षा भी कर रहे हैं किसी दूसरे प्रकार के विध्वंसक जो प्रैक्टिसेस हैं, वैश्विक ट्रेड की प्रैक्टिसेस हैं, उनसे उसकी रक्षा भी कर रहे हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखकर जो 7 समस्याएं दूर की, उनके उपाय, हम गति शक्ति जैसे उपाय हैं या इकोनॉमिक सर्वे ने जो उपाय सुझाए हैं जिनको सरकार उठा रही है, या फिर आत्मनिर्भर स्कीम जैसे जो उपाय हैं, इन सब उपायों को अगर उठाया जाए, इन सब उपायों को अगर किया जाए तो ये वो आउट ऑफ द बॉक्स पॉलिसी इनिशिएटिव्स होंगे जिससे भविष्य में सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लीज पर देने या नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में लाने तक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था आज का संपादकीय, पेपर 3 से संबंधित था। एक और बेहतर संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस में था, विज्ञान की फील्ड से संबंधित था, लेकिन वो पूरा नहीं था, इसलिए हम आज उसे डिस्कस नहीं कर रहे। कभी और कोई दूसरा एडिटोरियल आ जाए तो उन दोनों को मिलाकर एक साथ उनको डिस्कस करेंगे। आज के एडिटोरियल में बस इतना ही। एक बात और नोट कर लें कि कई लोग पूछते हैं कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। सप्ताह में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम आया करेगा। इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहें। मिलते हैं आपसे कल के अखबारों के सबसे महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स के साथ। नमस्कार।